Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणी, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर हमारी संस्कृत पाठशाला में रात्रि के 9 बजे का समय यूजीसी नेट की कक्षा का रहता है। आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और विगत एक दिन से हम लोग आपके बीच में यूजीसी नेट का सितंबर में जो अभी विगत जो वर्ष में पेपर हुआ था 2020 में, वो पेपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही है, और साथ ही साथ बता दीजिए कौन कौन आप में से जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ता है, कौन पहली बार जुड़ा है। अपने विषय में आप पूरी जानकारी दीजिएगा जिससे कि मुझे थोड़ी सी सहायता हो सके आपको समझने में, आपके लिए जो भी उपयुक्त सामग्री होती है उसको लेकर के आने में। तो पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। और भी लोग देखिए, ये जो पेपर मैं देख रहा हूँ आपका सितंबर वाला पेपर है। सामान्यतः कोई भी परीक्षा का जो पेपर आता है एक दिन में 50 प्रश्नों को हम लोग करा देते हैं 1 घंटे में, परंतु ये जो पेपर आपका दिया हुआ है इसका पैटर्न इतना अलग है पहले परीक्षाओं से। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपके लिए इसको समझ लेना बहुत अधिक अनिवार्य है। जितना जितना आप लोग इसको समझ लेंगे उतना उतना सरलता होगी आपको आगे पेपर देने में। देखिए, पहले जो पेपर होता था, परीक्षा पहले आपकी जो होती थी, उसमें कोई एक प्रश्न दे दिया जाता था, उस प्रश्न पर आपसे उत्तर मांग लिया जाता था, केवल एक। अब थोड़ा सा फिर सीबीएसई के हाथ में जब आया, मैं यूजीसी की बात कर रहा हूँ, जब पहले यूजीसी परीक्षा आयोजित कराती थी उस समय ऐसा होता था कि प्रश्न दे दिया है और प्रायः करके सरल ही स्तर रखा जाता था, क्योंकि पाठ्यक्रम ठीक ठाक बड़ा पाठ्यक्रम होता है ये वाला। लेकिन जब यूजीसी के बाद सीबीएसई ने कराना शुरू किया तो थोड़ा सा गहराई से पूछना शुरू किया, लेकिन प्रश्नों का स्तर जो था वो इतना गूढ़ नहीं रखा जाता था। सेकंड और थर्ड पेपर अलग अलग होते थे, विषय वाला जो होता था आपका, तो उसमें सेकंड पेपर तो बहुत ही सरल बिल्कुल सामान्य पूछा जाता था। थर्ड पेपर में आपको पूछा जाता था, विशेष गहराई से पूछा जाता था। लेकिन आपको यदि ठीक ठाक अध्ययन आपका है तो आप आराम से पेपर कर जाते हैं। जब से एनटीए ने पेपर कराना शुरू किया है, यूजीसी नेट वाला पेपर आपका जब से एनटीए के हाथ में आया है, एनटीए ने कराना शुरू किया है, पेपर जो है आपका बनाते समय ये ध्यान रखा जाने लगा है कि विद्यार्थी पेपर को पढ़ करके तो आए, लेकिन साथ साथ उसे ये भी पता हो समय रहते जो है वो बहुत तेज़ी से प्रश्न पत्र को करने वाला भी हो। ठीक है, मैं आपको आप देख ही रहे हैं, अभी हमने 40 प्रश्न कल कराए थे, तो उसमें आपने देखा कि एक प्रश्न दे करके फिर उसके 4 ऑप्शन दे दिए। 4 में से कहा कि इनमें से कौन से 2 ठीक हैं या कौन से 2 जो हैं वो संबद्ध हैं या असंबद्ध हैं। इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए आपको अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। अभ्यास करेंगे। मैं आपके बीच में 2020 वाला पेपर ही पहले इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि जो भी तैयारी करने के लिए अभी आया है उसे ये पता लगे कि तैयारी क्या करनी है। चलिए बाकी की बातें मैं भी हमारा जो ये सत्र है पेपर को समझने का दृष्टिकोण से मैं आपके बीच में प्रश्न रख रहा हूँ। और पेपर तो वही है जो पेपर आया हुआ था। दिनेश जी, राजन शर्मा जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। 41वां प्रश्न पहले आपके सामने रहा। अरे उत्तर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। 41वां प्रश्न आपके सामने रहा।
महाभारतस्य टीकाकाराणां कया टीकया सह संबंधः। तो ये एक तरफ आपको टीकाकार दे दिए गए हैं, दूसरी ओर टीकाएं दे दी हैं, महाभारत की टीकाएं। महाभारत की टीकाएं जो हैं वो इस तरह से कभी नहीं पूछी गई जिस तरह से इस पेपर में आपको दी गई हैं। तो मैं भी जहाँ तक है अड्डा 247 का क्या मतलब है सर, ये कंपनी का नाम है, चैनल का नाम है जो ये इसको आयोजित करती है। मैं केवल अध्यापक हूँ, मेरा काम केवल पढ़ाना है। आपके लिए प्रश्नों को आपके लिए ये जो पूरा प्रक्रम है इसको आयोजित करने का काम, मैनेज करने का काम जो है इसी कंपनी का है। इसी कंपनी के आश्रय से हम लोग पढ़ा पा रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, तो इनका धन्यवाद है। अड्डा 247 जो ये प्रकल्प है, एक कंपनी है इनका। तो मैं आपको चलिए उत्तर लिखा हुआ है ही, ए ऑप्शन इसमें है। ए का मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन है, तो इसमें ए के सामने है 3। ए के विमल बोध टीका जो है वो विषम श्लोकी, और बी के सामने 1 देव बोध के सामने जो है वो ज्ञान दीपिका, और सी के सामने जो है वो 4 लिखा हुआ है नारायण के सामने, मतलब निगूढ़ार्ध पदबोधिनी, और इसी के साथ डी के सामने लिखा हुआ है वादिराज के सामने सेकंड बचता है लक्षाभ टीका विषम श्लोकी नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो हैं आशीष गौर जी जुड़े हैं। आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि टीकाएं तो ठीक हैं, पहली बात तो टीकाएं इस तरह से कभी पूछी नहीं गई थी, लेकिन चलो टीका पूछ ली गई है, समझ में आता है। गहराई जो प्रश्न की रखने का प्रयास किया है कि विद्यार्थी एक टीका को याद कर ले तो उससे काम ना बने, बिल्कुल ठीक ठीक पता होना चाहिए आपको कि कौन सी टीका जो है वो उसका संबंध किससे है, तभी प्रश्न आपके ठीक होते हैं, ये ध्यान रखा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणे स्तः, तो व्यवहार अध्याय जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ही, उसमें से कौन से 2 प्रकरण ऐसे हैं जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, शीघ्रता से उत्तर दीजिए। ये सरल प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न सरल दिख रहा है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको जिसने जो है ऊपर से पढ़ रखा है उसके लिए प्रश्न कठिन हो जाता है। अब आप देखो, राजधर्म प्रकरण जो है वो मनुस्मृति का 7वां अध्याय है, याज्ञवल्क्य स्मृति में है ही नहीं। विवाह प्रकरण जो है वो भी मनुस्मृति में आता है, यहाँ आता ही नहीं है। तो दोनों लेख्य प्रकरण और दिव्य प्रकरण, ये दोनों प्रकरण आते हैं व्यवहार अध्याय से, याज्ञवल्क्य स्मृति से। और सी और डी जो दिख रहा है यहाँ पर, सी और डी दिख रहा है यहाँ। तो प्रश्न को देखो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट में आपको एक प्रश्न पढ़ना है, उस पर चिंतन विचार करना है और उसका उत्तर देना है। यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, जो लोग परीक्षा देने जाएंगे, कि कोई प्रश्न ऐसा होता है जो सरल होता है। ये प्रश्न सरल था, इस पर 1 मिनट नहीं लगानी थी। कारण क्या है, 1 मिनट यदि इस पर दे देंगे तो जो कठिन प्रश्न है जिस पर आपको मान लिया सूत्र पूछ लिया कोई, और सूत्र पर आपको सूत्र के उदाहरण पूछ लिया, ये पूछ लिया किससे गुण हो रहा है, किससे वृद्धि हो रही है, वहाँ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ गई, तो उसके लिए समय चाहिएगा। तो वो समय कहाँ से लेकर के आएंगे। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको करते हुए समय भी बचाना है और प्रश्न को करके आगे भी बढ़ जाना है, ठीक है। इस तरह का ही आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये जो पैटर्न आपके सामने लिखा हुआ है, 2020 वाला पेपर जो हम कर रहे हैं, 40 प्रश्न हमने कराए, 40 में से 30 प्रश्न आपको इसी पैटर्न पर कराए गए हैं। आगे भी पूरा का पूरा पेपर जो है वो 80 प्रश्न लगभग आपको इसी पैटर्न पर दिखाई दिए हैं मुझे इस वाले इसमें, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43वां प्रश्न है कि अधोंकितेषु केन अभिलेखेन लेखेन सह कस्य संबंध। उत्तर दीजिएगा आप लोग। तो किसके साथ किसका संबंध है ये बताना है। इनमें से हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, समुद्रगुप्त और कनिष्क, इनमें से किसके साथ किसका संबंध है ये बताना है। अच्छा चलो ठीक है, उत्तर आपको दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे चला गया है, कोई बात नहीं, पर मैं ही चलिए आपके सामने रख देता हूं आपका उत्तर। पर मुझे उत्तर नहीं दिख रहे हैं, एक उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, गलत हो जाता है कोई बात नहीं है। अब जैसे हर्ष जो हैं,
ताम्रपट्ट पर हर्ष के, मैं इनको सारे अभिलेखों को विशेष रूप से आपके सामने रख देता हूं। चलो यहाँ प्रश्न पर बाद में आते हैं, पहले आप इसके जो अभिलेखों के विषय में चर्चा है वो पढ़ लेते हैं। पहले कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट एहोड़ है, एहोड़ बोलते हैं या एहोल बोलते हैं, मैं गया हूं, मैंने देखा इसको। और ये वाला पुलकेशिन द्वितीय का जो अभिलेख है वो भी देखा है मैंने। वहाँ एहोल का जो स्थान है बीजापुर में, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है यहाँ से 634 ईस्वी में। ठीक है जी, आपके पाठ्यक्रम में अभिलेख लगे हुए हैं। 634 ईस्वी में कर्नाटक के बीजापुर में एहोल से ये अभिलेख प्राप्त हुआ था। ये प्रशस्ति के रूप में है और संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति को ध्यान रखिएगा, जैन कवि हैं जो, उन्होंने लिखा है। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है, पुलकेशी द्वितीय की विजय का वर्णन है। अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हर्ष पुलकेशिन के मध्य में युद्ध हुआ था 630 और 634 ईस्वी के बीच में। तो आपको बस इस एहोल जो अभिलेख है आपका, उससे ये पता लगता है पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन इसमें है। और इस पर इसको लिखा है जैन कवि रवि कीर्ति ने। 634 ईस्वी का समय जो है अभिलेख का है। दूसरा जो अभिलेख आपका दिखाई देता है बांसखेड़ा उत्तर प्रदेश में है, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से 25 मील या लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर एक बांसखेड़ा स्थान है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है। महाराज हर्षवर्धन का ताम्रदान पट्ट लेख प्राप्त हुआ है जो 1894 में मिला था। इसका समय भी 628 ईस्वी है। इस अभिलेख में हर्ष द्वारा मरकट सागर नाम के गांव को सभी करों से मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दे दिया गया था, बालचंद्र और भट्ट स्वामी को दान में। इस अभिलेख में हर्ष की वंशावली भी दी गई है। तो हर्ष के साथ जो संबंध है वो बांसखेड़ा वाला ये अभिलेख है, इसका संबंध है। और इसकी विशेषता ये है कि स्वयं हर्ष के हस्ताक्षर जो हैं वो इस अभिलेख पर हैं। अभिलेख के अंत में लिखा हुआ है स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्षस्य। ये पंक्ति आपको यहाँ पर लिखी दिखाई देती है। बांसखेड़ा उत्तर प्रदेश में जो मिलता है। नित्य मराठी जी नमो नमः। प्रयाग प्रशस्ति जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, समुद्रगुप्त के विषय में है, जो गुप्त वंश का राजा हुआ है समुद्रगुप्त। उनके दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन भी या हरिशेन दोनों नाम मिलते हैं, तो हरिशेन ठीक होना चाहिए। वैसे हरिशेन द्वारा लिखा गया था ये। समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। समुद्रगुप्त जो कौशाम्बी से अशोक स्तंभ लेकर के आए थे उस पर खुदवाया गया था ये वाला अभिलेख। इसमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए और उनके अधीन हो गए। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने अलग अलग स्थानों पर एरण प्रशस्ति, गया ताम्र शासन लेख आदि भी खुदवाए। इस प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया था और 9 शासकों को परास्त करने का वर्णन जो है वो इसमें मिलता है। बाकी बीच में दोआब जो ये गंगा यमुना का स्थान है बीच का, इसका वर्णन भी मिलता है कि इस सब पर समुद्रगुप्त का साम्राज्य था गुप्त काल में। और यहाँ पंक्ति मिलती है अनेक भ्रष्ट राज्योत्सन्न राजवंश प्रतिष्ठापनोद्भूत निखिल भुवन विचरण शांत यशसः। ये यहाँ पर सारा वर्णन जो है सम्राट समुद्रगुप्त के विषय में मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ने। तो बहुत अधिक विशेष बातें यहाँ पर जो मिलती हैं, हमें इनका नाम ध्यान रखना है बस। प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं इसको। प्रयाग इलाहाबाद में जो ये मिला था हमें, हरिशेन ने लिखा था, समुद्रगुप्त के विषय में है। 370 ईस्वी समुद्र का समय है समुद्रगुप्त का, और कौशाम्बी से एक अशोक स्तंभ को लेकर के लाए थे, उस पर ये खुदवाया गया था। ये महत्वपूर्ण बातें आपको इसके विषय में मिलती हैं। तो अभी वापस चलें हम लोग इस पर। ठीक है, जो प्रश्न आपका था, प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने जो दिया था, तो हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय का संबंध हो जाता है एहोल के साथ, समुद्रगुप्त का हो जाता है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख के साथ। ठीक है, हर्ष का हो जाता है बांसखेड़ा के साथ,
और कनिष्क का है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेखों के साथ। ठीक है जी, कनिष्क का यहाँ से संबंध है। बाकी ये जो अभिलेख लगे हुए हैं इनको पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप उसके विषय में एक बार पढ़ जाएं और फिर उनका संबंध याद रखें, किसके विषय में कहा गया है, किसने लिखा है, कहाँ प्राप्त हुआ है, कब का समय है। कई बार ऐसा भी आ सकता है आपको कि क्रम बहुत पूछा जाने लगा है। अब 43 का जो है वो डी उत्तर आपका ठीक हो जाता है। क्रम बहुत अधिक पूछा जाने लगा है कि इसमें से वरीयता काल क्रम की दृष्टि से इनको लिखिएगा। 44वां प्रश्न है वैशेषिक दर्शनानुसारम अधोंकितेषु समुचितम उत्तरम चिनुत। चलिए, पेपर सरल नहीं है, बिल्कुल भी सरल नहीं है, बहुत अच्छा लेवल का पेपर है, कठिन प्रश्न पत्र बनाया गया है। ये अपेक्षा की जा रही है कि जो व्यक्ति यूजीसी नेट दे रहा है उसको पूरा का पूरा पाठ्यक्रम ढंग से तैयार हो। तो वैशेषिक दर्शन जो है उसके अनुसार इनमें से कौन सी पंक्ति ठीक है, शीघ्रता से उत्तर दीजिएगा, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ। वैशेषिक दर्शन कितने प्रमाणों को मानता है, ये प्रमाण के विषय में है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमानानि त्रीणी प्रमाणानि, ये पंक्ति है। 44 का बी कह रहे हैं कौन, प्रिया चौरसिया जी, ठीक उत्तर है बिल्कुल। प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाणों को वैशेषिक मानता है। कल भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं प्रमाणों को लेकर के, कौन कितने प्रमाण मानता है। तो आज भी ये प्रश्न आया हो, देखो 2 प्रश्न आ गए हैं एक ही पेपर में केवल प्रमाण मीमांसा से कि किसने कितने प्रमाण माने हैं। और प्रत्यक्ष अनुमान आगम ऐतिह्यानि चत्वारि प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान शब्दाः त्रीणि प्रमाणानि। आपके सामने चार्ट ही रख देता हूं मैं इस पर, सीधी सी जो कल भी रखा था मैंने आपके बीच में चार्ट ये रहा। चारवाक जो है वो केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं। जैन बौद्ध और वैशेषिक ये प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं तीनों लोग। कौन कौन, वैशेषिक, बौद्ध और जैन। और न्याय जो है वो 4 प्रमाणों को मानता है। सांख्य और योग दोनों ही प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को मानते हैं। मीमांसा और प्रभाकर वाले जो लोग हैं, प्रभाकर मत जो है इसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द के साथ अर्थापत्ति को स्वीकार करता है। और भाट्ट मत जो इसमें कहा जाता है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द के साथ अर्थापत्ति के साथ अभाव भी स्वीकार करता है। वेदांत जो है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव को मानता है। और पौराणिक जो हैं वो 8 के 8 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। ये आप अपने मस्तिष्क में विधिवत व्यवस्थित कर लीजिए, बिठा लीजिएगा, क्योंकि निश्चित है एक प्रश्न इससे आना। और मैं इसको देख रहा हूँ, टीजीटी से लेकर के जो परीक्षाएं होती हैं आपकी, टीजीटी में आता है, पीजीटी में आता है, उसके बाद यूजीसी नेट में आता है, हायर एजुकेशन में कोई भी परीक्षा होती है, सब जगह आपको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 45वां प्रश्न आ गया है आकृति मूलक वर्गीकरणम आश्रित्य अधस्तनासु का भाषा योगात्मक भाषासु नास्ति। समझ में आ गया होगा प्रश्न, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न है जो हमने भाषाओं का कल जो प्रश्न था, देखो दूसरा प्रश्न आ गया है इससे, भाषा विज्ञान के भाषा के वर्गीकरण से। भाषा विज्ञान से 6 से 7 प्रश्न आए हुए हैं इस पेपर में। भाषा विज्ञान ही लोगों का जो है वो कमजोर रह जाता है। ढंग से तैयारी कीजिएगा भाषा विज्ञान की। 2 तरह का वर्गीकरण है, एक पारिवारिक वर्गीकरण, एक परिवार मूलक, दूसरा आकृति मूलक। 45 का सी बता रहे हैं चीनी, ठीक उत्तर है जी बिल्कुल, क्योंकि चीनी जो है वो अयोगात्मिका भाषा है। चार्ट आपके सामने रख देते हैं। 45 का सी उत्तर सबने ही दे दिया है, बिल्कुल ठीक है उत्तर दिया है आपने। तो आकृति मूलक वर्गीकरण है। मैं एक बार फिर चार्ट आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि बार बार देखने से कभी कभी जो है वो प्रश्न आ जाता है तो वहाँ ठीक हो जाता है। भाषा का वर्गीकरण 2 भागों में किया, अयोगात्मक और योगात्मक। फिर अयोगात्मक में 2 ही भाषा दिख रही हैं, चीनी और तिब्बती। ध्यान रखिएगा, अयोगात्मक क्या है, क्योंकि इसमें शब्दों को जो है प्रकृति प्रत्यय जुड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं। और योगात्मक है वो इसमें प्रकृति प्रत्यय जुड़े रहते हैं, वो भी 3 तरह से। एक अश्लिष्ट जहाँ बहुत अलग अलग दिखाई देते हैं, दूसरा श्लिष्ट जहाँ पर जुड़े रहते हैं, और प्रश्लिष्ट एक बिल्कुल ही कठिनता से जो है जिनको अलग किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखोगे इसका सारा का सारा
अश्लिष्ट तो है, उसके बाद में 4 भेद कर दिए गए हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। इसमें पूर्व योगात्मक में काफिर या फिर बांतु भाषा जिसको बोलते हैं वो है, जूलू भाषा है। मध्य योगात्मक में संथाली आती है। अंत योगात्मक में तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आती है। ध्यान दीजिएगा, अंत योगात्मक जो है जहाँ पर बाद में जो है प्रकृति प्रत्यय जो है वो प्रकृति जो है वो जुड़ती है, प्रकृति के साथ प्रत्यय जुड़ता है। यहाँ पर पूर्व योगांतक में जो है मफोर भाषा आती है। इनमें से अंत योगात्मक विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। और इसकी बात करते हैं, श्लिष्ट की बात करते हैं। श्लिष्ट के 2 भेद हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो है वो संयोगात्मक, वियोगात्मक रूप से 2 तरह हो जाते हैं। संयोगात्मक में अरबी, वियोगात्मक में हिब्रू। अरबी और हिब्रू दोनों हैं अंतर्मुखी भाषाओं में। अंतर्मुखी में, श्लिष्ट में अंतर्मुखी और अंतर्मुखी में अरबी और हिब्रू आ जाती हैं। इसके बाद बहिर्मुखी में जो है वो संस्कृत और हिंदी दोनों आ जाती हैं श्लिष्ट के अंतर्गत। प्रश्लिष्ट में चेराफी और बास्क भाषाएं दिखाई देती हैं। इनको ढंग से पूरे अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 6 से 7 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं। भाषा विज्ञान पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से मैं प्रश्न पत्रों को देख रहा हूँ। 46वां प्रश्न है, वाक्यपदीय भर्तृहरिणा कतमौ शब्दार्थयोः संबंधौ स्वीकृतौ। शब्दार्थ के बीच में कौन से 2 संबंधों को स्वीकार किया है वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने? संयोग, कार्य कारण भाव, समवाय और योग्यता। देखो, थोड़ा सा मुझे भी प्रतीत हो रहा है आप लोग जो है वो इसमें उलझने से वाली स्थिति होगी, क्योंकि कठिन पेपर था और रोचकता थोड़ी सी कम लग रही होगी। अभी ये पेपर पूरा हो जाए, उसके बाद एक पेपर रोचक पेपर लेकर के आएंगे, जहाँ कहीं साहित्य की बात हो रही हो या फिर व्याकरण के सूत्र पूछे गए हों। 46वें प्रश्न का उत्तर कुछ भी दीजिए, आपको जो भी समझ में आता है। देखो, शब्द और अर्थ के बीच में संबंध कैसा है? क्या संयोग है या समवाय संबंध है या कार्य कारण भाव संबंध है या योग्यता का संबंध है? आपको क्या लगता है? 46 का डी बता रहे हैं। बी एवं डी कौन है? ये प्रिया चौरसिया जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आपके। कार्य कारण भाव और योग्यता दोनों जो हैं वो भर्तृहरि ने माने हैं। पंक्ति भी है, कार्य कारण भावेन योग्य भावेन च स्थिताः धर्मे ये प्रत्यये चांगम संबंधाः साध्व साधुषु। साधु असाधुषु ये संबंध जो है कार्य कारण भाव से और योग्य भाव से, यहाँ पर शब्द और अर्थ जो है वो संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं इसके साथ, एक दूसरे के साथ। डी उत्तर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको इसका मतलब ठीक ठाक आपने अध्ययन किया है और प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन आप में से तैयारी कर रहे हैं या कौन कौन विचार ही कर रहे हैं अभी। मुझे बताइएगा, मुझे थोड़ा सा पता लगे आप लोगों का कौन तैयारी कर रहा है, कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, अपने विषय में बताइए। 47वां प्रश्न है, कस्य मतानुसारम फिनिशियन लिपेः 22 अक्षरेभ्य ब्राह्मी लिपेः 22 अक्षराणाम उत्पत्तिरभवत्। 22 अक्षरों से ब्राह्मी फिनिशियन लिपि के 22 अक्षरों से ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। किसके मत में? मैंने कल चर्चा जब की थी वहां पंक्ति आई थी, जिसने कल कक्षा ली होगी उसको ध्यान होगा। प्रिया जी तैयारी कर रही हैं, अच्छी बात है। कहाँ से हैं आप? अपने विषय में थोड़ा सा हम बताएंगे, उत्तर दीजिए। देखो, भाषा विज्ञान जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो उसमें भाषा की लिपि की, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में चर्चा आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर द्रविड़ भाषा से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो विदेशी भाषाएं हैं उनके अक्षरों से ब्राह्मी लिपि के अक्षर जो हैं वो मैच हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ से वो उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो फिनिशियन लिपि जो है उससे बहुत मैच होता हुआ दिख रहा है। इस कारण से इनमें से किसने कहा है? 47 का डी उत्तर दे रहे हैं। डी तो बर्नेल हो गए और डी उत्तर ही आया है 47 का, उससे पहले भी डी उत्तर आया है।
चलिए ठीक है, बर्नेल कह रहे हैं आप लोग, लेकिन बूलर महोदय ने कहा था, बर्नेल ने नहीं कहा था। कल हमने चर्चा की थी, बर्नेल का जो मत था उन्होंने कहा जरूर था, लेकिन ये जरूर कहा था फिनिशियन लिपि के विषय में चर्चा बर्नेल ने जरूर की थी, लेकिन 22 अक्षर जो हैं उनके विषय में बूलर महोदय ने चर्चा की थी। वहाँ आपने अगर देखा हो, कल ये प्रसंग पे मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी आपके साथ। 48वां प्रश्न है, वेद भाष्यकारेषु कौ याज्ञिकौ भाष्यकारौ स्तः। इनमें से याज्ञिक भाष्यकार कौन से दो भाष्यकार हैं? जी ठीक है, मैं चाह के भी अभी इसमें कुछ नहीं, क्योंकि प्रश्न पत्र करा रहे हैं, नहीं तो थोड़े से अच्छे प्रश्न वैसे डाल करके भी जिनसे विद्यार्थियों को लगे कि हमारा पढ़ा हुआ भी काम आ रहा है, सबके दृष्टिकोण से प्रश्न रखे जाते हैं। लेकिन अभी पेपर करा रहे हैं तो थोड़ा सा ये पेपर कठिन है। भाष्यकार जो यज्ञ को जिन्होंने लेकर के व्याख्या की है, देखो भाष्य जो किया जाता है 3 प्रकार की व्याख्या की जाती है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। उसमें जो हमने सायण का भाष्य दिखाई देता है वो पूरा का पूरा यज्ञ परक भाष्य दिखाई देता है। उन्होंने मंत्रों की यज्ञ के दृष्टिकोण से ही व्याख्या की है। उव्वट ने भी यही प्रकरण अपनाया है, तो उव्वट और सायण दोनों ही यज्ञ परक भाष्यकार रहे हैं। आत्मानंद इन दोनों से पहले रहे हैं। स्कंद स्वामी के बाद आत्मानंद का नाम कहीं सी कहाँ दिख रहा है आपको? बी और सी दिख रहा है, डी में। चलिए बी और सी, डी उत्तर आप लोगों का जिनका है वो ठीक है बिल्कुल। तालिका चुनिए ठीक ठीक। देखो आपको प्रश्न पढ़िए, ऋषि पूछ लिए गए हैं, 1 मिनट में उत्तर देना है आपको। पहले जो आपको प्रश्न आता था, देखो मैं कल से ध्यान रखूंगा, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा कट रहा है नीचे का भाग, इसका ध्यान रखेंगे, कल से इसको ठीक कर लेंगे। पर क्या है कि प्रश्न ही इस तरह से आए हुए हैं और फॉन्ट छोटा करते हैं तो ये मन में रहता है कि विद्यार्थियों को देखने में समस्या होगी। बड़ा किया तो देखा नीचे तक पहुंच रहा है। कल को इसका ध्यान रखेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, इसको दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। अब तक केवल यही पूछ लिया जाता था, मंत्र दिया, इसका ऋषि कौन है और इसका देवता कौन है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से इसका स्तर बढ़ा दिया है। 1 नंबर में देखो आपको एक प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ लिए हैं आपको। तो अग्नि सूक्त जो है उसके साथ संबंध बैठता है किसका? मधुच्छंदा ऋषि हैं। और पर्जन्य ज्ञान सूक्त हैं, रुद्र सूक्त हैं, रुद्र के साथ आता है किसका? बृहस्पति का संबंध है क्या? पर्जन्य सूक्त जो है उसके अत्रि ऋषि हैं। पहले देखो ए के सामने सेकंड नंबर किस में आ रहा है? ए के सामने सेकंड नंबर इसमें आ रहा है और यहाँ आ रहा है, मतलब ये 2 गलत हो जाते हैं हमारे। 49 का उत्तर जो है वो ए दे रही हैं प्रिया जी। बी के सामने थर्ड है, बी के सामने थर्ड है, ग्रीष्मत ठीक है बिल्कुल उत्तर ठीक है जी, आपका ए ही उत्तर आएगा इसमें। ए का मतलब ये है कि बी का जो रुद्र सूक्त है, रुद्र सूक्त का ऋषि है ग्रीष्मद। एक बार सब कुछ मिटा देते हैं ताकि ध्यान रहे। तो अग्नि सूक्त का है मधुच्छंदा, रुद्र सूक्त का है ग्रीष्मद और पर्जन्य सूक्त का है अत्रि, ज्ञान सूक्त का है बृहस्पति। अच्छा हाँ, ज्ञान सूक्त का बृहस्पति, ये गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है? अच्छा हाँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको एक ही प्रश्न में 4 पूछ लिए गए हैं। थोड़ा सा तेजी से बढ़ने का प्रयास करेंगे। वाल्मीकि रामायणम कयोः काव्ययोः उपजीव्यम। उपजीव्य के रूप में कौन कौन से काव्य का जो है वो वाल्मीकि रामायण दिखाई देता है? उत्तर आपका दीजिएगा। सुनीता देवी जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। नैषद है, नल दमयंती की कथा है, वाल्मीकि से कोई संबंध नहीं है रामायण से। और किरातार्जुनियम जो है वो भी आपको दिखाई देगा। क्या पूछा है? रामायण पूछा है ना, किरात। किरात में तो वैसे ही अर्जुन का है और उनका है, तो ये भी महाभारत से आ जाता है, ठीक है जी। 50 का बी उत्तर बता रहे हैं, बी और सी। भट्टी काव्यम और सेतुबंध जो हैं दोनों ही
इनका संबंध रामायण से बनता है, बिल्कुल कथा वस्तु रामायण के अनुसार है। नमो नमः। संदीप कुमार जी, प्रिया पूनम शर्मा जी हैं, विजय कांडपाल जी हैं। चलिए ठीक है, तो उत्तर आपका आ जाता है बी और सी। ठीक है जी। BSSB की तैयारी आप में से कोई कर रहा है, उसके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कुछ एक प्रश्न हैं उसमें ठीक ठाक स्तर रखा गया है प्रश्नों का। 799 रुपये मूल्य दिखाई देता है, पर 160 रुपये की पड़ती है। क्या है उसके लिए? संस्कृत महोत्सव अवसर पर जो है वो 80% छूट के साथ DS 169 इसका कोड है। कोई आप में से तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए काम की हो सकती है। UGC नेट का बैच हमारा 30 अगस्त को आरंभ हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बताऊं हमारा तैयारी कराने का तरीका क्या रहेगा। उसमें एक विषय पर UGC नेट पर एक विषय पर मान लिया जब हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की या साहित्य के प्रश्नों को, तो विगत वर्षों के जो भी प्रश्न पर आए हुए हैं वो सब आपके सामने रख कर, क्योंकि मूल नहीं पढ़ाया जा सकेगा और विषय छूटना भी नहीं चाहिए, ये भी है। तो केवल और केवल प्रश्नों को ही करा पाएंगे। उनकी व्याख्या के रूप में आपको जो उनसे संबद्ध चीज़ें हैं वो अधिक से अधिक रूप से स्पष्ट की जाएंगी। आपको नोट्स व्यवस्थित रूप से दे दिए जाएंगे जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें। तो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। लगभग 2500 रुपये जो है आपको इसके लिए आता है। और ऑफ़र क्या है इसमें? संस्कृत सप्ताह महोत्सव में 77% डिस्काउंट के साथ Y321 कोड यूज़ करना होगा आपको। अगर विजयपाल जी कह रहे हैं कोड दोबारा बता दें। कोड ये लीजिए, आपके सामने रहा, DS 169 ये कोड है। इस कोड को यूज कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 160 रुपये लगभग में मिल जाएगी और कॉइन्स भी मिलते हैं आपको डाउनलोड करने पर। कुसुम जी कह रही हैं पैक लिया तब भी टेस्ट नहीं मिल रहे। कुसुम जी आपको कब आपने लिया था? बात हुई है, ये आज आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए। अभी भी मैं पूछता हूँ इसके बाद। आज ही मीटिंग में सब डिस्कस हुआ था। तो आपको अगर जो लोग पहले हैं 1800 पेमेंट जिन्होंने किया था उनके लिए, अगर आप लोग अभी भी DSSB की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्लैट 999 ये कोड है। आप जाएंगे अड्डा टीचर्स अड्डा की ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको DSSB ढूंढना होगा। ढूंढेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो पूरे उपलब्ध होंगे। फ्लैट 999 वहाँ पर कोड डालेंगे तो आपको 999 रुपये में मिल जाएंगे। नहीं, मेरी पुस्तक कोई नहीं है जी। अरे अभी तो इसमें मैं बच्चा हूँ, अभी ठीक है पढ़ा रहा हूँ, वो अलग बात है। लेकिन पुस्तक का ना मेरा कोई विचार है अपना अभी। हाँ, ये है कि आपके लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। कुसुम जी मिलेगा आपको, आप निश्चिंत रहिए। 1-2 दिन का एक कल की और प्रतीक्षा कीजिए, कल मिल जाएगा आपको पक्का। ठीक है जी। तो UGC नेट का पेपर 2 का है, आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए अवेलेबल होगा ये 2500 रुपये में लगभग। और इसमें आपको 75 घंटे से ज़्यादा रखे हैं मैंने तो, पर 75 घंटे आपको मिनिमम रहेंगे। 1.5 घंटा सुबह शाम आपके लिए रहेगा, 3 घंटे दिन में। और आपको विगत वर्षों के सारे प्रश्न पत्र कराए जाएंगे। 2004 से जो भी प्रश्न उपलब्ध हो रहे हैं और 2019 तक जो अब तक हो गया है वो सब। 51वां प्रश्न आपके सामने रहा। पूर्ववर्तिनः आचार्यस्य प्राथम्येन कालक्रमानुसारम उचितम उत्तरम निर्दिशितः। चलिए आप जो है इसको उत्तर दीजिए। सरल प्रश्न आ गया है आपके लिए, लेकिन पढ़ाएंगे तभी। महेंद्र जी पूछ रहे हैं 25 कोड नेट में क्या सिलेबस होगा? सिलेबस यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है मेल कीजिएगा मुझे, मैं आपको मेल ID दे दे रहा हूँ। avdhkumar@adda247.com इस पर मेल कीजिए, आपको सिलेबस भेज देंगे। PDF नहीं मिलती है, कैसे मिले उसको? आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा और YouTube पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है आपको, जो आपके सामने चल रहा है, वहीं आपको PDF का लिंक मिल जाता है। आप देखिएगा, कई लोगों को मिल गया है, मैं देखता हूँ मुझे भी दिखाई देता है। आपको मेल कीजिएगा, आपको भेज देंगे। ठीक है जी।
तो उत्तर 51 का आया है बी। बी का मतलब ये है कि BCDA। BCDA का मतलब, चलो आप पहले वैसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले दंडी जो है वो 7वीं शताब्दी का समय बैठता है, धनंजय का 10वीं शताब्दी का समय बैठता है, विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी का समय बैठता है, और कुंतक का क्या 12वीं शताब्दी का समय है क्या? हाँ, 12वीं शताब्दी का समय होना चाहिए इनका। तो देख लेते हैं क्या है फिर। 7 BCDA। ठीक है जी, उत्तर बिल्कुल बी उत्तर आपका ठीक है, BCDA। ठीक है जी, हाँ उत्तर ठीक है आपका, 12वीं शताब्दी का ही समय है कुंतक का। तैत्तिरीय नामना प्रसिद्ध कौ ग्रंथौ स्तः। देखो अब ये सरल प्रश्न भी हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो है वो कठिन ही हैं, कठिन भी नहीं है था पेपर। मैं अगर खाली कठिन ही कह दूँ तो, लेकिन प्रश्नों को पूछने का तरीका जो है वो समय के अनुसार जो बढ़िया हो गया है। तैत्तिरीय के नाम से जो है वो कौन से ग्रंथ हमें दिखते हैं? तैत्तिरीय उपनिषद भी है, तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है। किसका है बताएं आप में से? तैत्तिरीय उपनिषद और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो किससे हैं? ए और सी दिख रहा है। ए में उत्तर कौन दे रहा है? पूनम शर्मा जी, ठीक उत्तर है बिल्कुल। तो बताओ चलिए, तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय ब्राह्मण किससे संबद्ध है? कौन से वेद से संबद्ध है? शीघ्रता से आप ये बाकी दोनों को वेदांग है, मुखम व्याकरणम स्मृतम छंदः पादौ तु वेदस्य। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बताइएगा किससे हैं? ऊपरी लिखित परिच्छेदम अनुसृत्य। अरे ये पे प्रश्न जो है यहाँ पर, हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदय इत्यंशे को अलंकार है। ये प्रश्न जो है आगे पीछे हो गए थे कुछ, तो ये प्रश्न आया हुआ है, इसमें गद्यांश आया था शुकनासोपदेश से, उससे प्रश्न पूछा गया है। पर यदि ना भी पढ़ा हुआ तो भी ये तो प्रसिद्ध है शुकनासोपदेश का। इसमें अलंकार पूछा है, हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदय। तिरपन का ए उत्तर आ गया है आपका? ए तो नहीं होगा जी, विरोधाभास कहाँ दिख रहा है इसमें? पहले तो यही दिख रहा है हिडिम्बा के समान। लक्ष्मी की बात हो रही है कि लक्ष्मी का कैसी कैसी है, तो हिडिम्बा के समान, जैसे हिडिम्बा ने हृदय का हरण कर लिया था भीम के, उसी समय उसी के समान ये लक्ष्मी भी सबके हृदय का हरण कर लेने वाली है, ऐसा इसके विषय में वर्णन आता है। तो एक तो भीम जो है उसमें भीम भी आ रहा है और भयंकर भी अर्थ आता है इसका, तो श्लिष्ट श्लेष भी दिखाई दे रहा है और समान अर्थ में साधर्म्य दिखाई दे रहा है, तो उपमा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर श्लिष्टोपमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो उत्तर आपका सी सबका ठीक होना चाहिए था। के वर्णाः स्वयं प्रकाशन्ते। लो जी, सरल प्रश्न आ रहे हैं। अब देखो आपके सामने ABCD है, यही पैटर्न पर सारे के सारे प्रश्न हैं। ABCD दे दिया है, इनमें से कौन से ऐसे वर्ण हैं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं? और आपको पता ही होगा स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। कृष्ण यजुर्वेद बता रहे हैं, ठीक है जी। तो तैत्तिरीय मैत्रायणी कठक पिष्ठल जो है वो 4 शाखाएं भी इसकी आगे जाकर के हैं कृष्ण यजुर्वेद में। मूल स्वर और संयुक्त स्वर दोनों ही जो हैं वो स्वर हैं, तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः से ए और सी कहाँ है? ये रहा, सी उत्तर आपका हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, हम लोग अगर इसको ना ध्यान से पढ़ें, इसको बिना पढ़े आप केवल यहाँ से उत्तर दे दें, स्वयं प्रकाशन्ते के वर्णाः स्वयं प्रकाशन्ते मूल स्वरा, इतना पढ़ा और उत्तर दे करके आगे बढ़ गए, तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए इसका अभ्यास करना पड़ेगा आप लोगों को, सबको। जो लोग पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, कौन कौन है आप में से जो पहले परीक्षा दे चुके हैं या ये वाली परीक्षा जो दे के आया है? आप में से कोई है क्या ऐसा जिसने ये वाली परीक्षा दी हो? तो महाभारताश्रितम रचनाद्वयम किम अस्ति। महाभारत का आश्रय लेकर के कौन सी 2 रचनाएं हैं जो यहाँ पर हैं? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम तो भैया हैं ही, रामायण पर आधारित हैं। प्रतिज्ञा, योगंधरायण, रत्नावली ऐतिहासिक हैं।
और अभिज्ञान शाकुंतलम वेणी संहारम दोनों ही भट्ट नारायण का वेणी संहार जो है दोनों ही किस पर हैं? महाभारत पर आश्रित हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोष का, स्वप्न वासवदत्तम भास का, ये दोनों ही ऐतिहासिक हैं, बुद्ध के विषय पे हैं। और ये स्वप्न वासवदत्तम जो है वासवदत्ता की कहानी है। सागर अभी 30 सी उत्तर आपका है हो जाता है, 55 का सी उत्तर सबका ही ठीक होगा। प्रिया जी क्या बताया, आपने परीक्षा दे चुकी हैं आप क्या? कवि क्रतु अधोलिखितेषु कस्य विशेषणम विद्यते, ये सरल ही प्रश्न आए हुए हैं लगभग। अब तो कुछ एक कठिन प्रश्न भाषा विज्ञान से थोड़ा सा कठिन भी क्या है, जब एक बार पढ़ लेते हैं विषय को तो कठिन भी कुछ नहीं लगता है, क्योंकि पर यह है कि अभी घर बैठ करके पढ़ रहे हैं तो सरल लगता है। जब परीक्षा देने जाते हैं वहाँ उस समय की स्थिति बहुत अच्छी तैयारी होती है तभी ठीक हो पाता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। 56 में पूछा है, 56 का उत्तर सी बता रहे हैं, अग्नि, बिल्कुल ठीक है। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्, यहाँ पर अग्नि के विशेषण ये वाले बन रहे हैं। अग्नि सूक्त का 5वां मंत्र है, आपको पढ़ लेना चाहिएगा ध्यान से। 57वां प्रश्न है आपके सामने, आलोक विशाला में सहसा तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना उन्मिलितापि दृष्टिर निमिलितेव अंधकारेण। इसमें छंद और अलंकार पूछ लिया है आपसे। कहाँ से है ये? जी राजू शुक्ला जी नमो नमः, स्वागत है आपका। कहाँ से है ये प्रश्न, कौन बताएगा? अच्छा, ये श्लोक कहाँ का है? उदाहरण में पूछा जाता है, दिया जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है पुस्तक आपके। आलोक विशाला, आलोक विशाला दूर तक प्रकाश देखने वाली, आलोक मैंने देखने दृष्टि करने जाने वाली, विशाल दूर तक जो मेरे प्रकाशित करती है, ऐसी दूर तक देखने वाली में दृष्टि ही, मेरी दृष्टि जो है निमिलिता इव अंधकारेण, अंधकार ने बंद सी कर दी है। तो उत्प्रेक्षा दिख रहा है आपको, मानो बंद सी कर दी है, संभावना व्यक्त कर रहा है यहाँ पर। और सहसा अचानक से, तिमिर प्रवेश विच्छिन्ना, तिमिर प्रवेश अंधकार में प्रवेश से जो विच्छिन्न हो गई है, बंद सी हो गई है, उन्मिलितापि खोले जाने पर भी अंधकार ने मेरी दृष्टि को बंद सा कर दिया है। मृच्छकटिकम से पंक्तियां हैं आपके बीच में, ठीक है। और उत्प्रेक्षा है, छंद यहाँ पर आर्या होगा, उत्प्रेक्षा और आर्या। सी बी और डी जहाँ पर हैं, कहाँ हैं बी और डी? देखो ये रहा, सी उत्तर आपका आ जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है। लिम्पति व तमो, राजू शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत दिन बाद ऑनलाइन आए हैं। नहीं राजू जी, कल भी थे और परसों नहीं थे। हाँ, तो बाकी 15 के बाद हम कल भी ऑनलाइन आए थे। और आपका जो वैसे ही हो रहा है DSSS वो तो करा ही रहे हैं हम पिछले 2-3 दिन से, वो तो कैंसिल नहीं हो रही है। UGC नेट का नहीं हो पाया था बीच में, ठीक है जी। लिम्पति व तमोंगानी वर्षति वांजनम नभ, ये पूरा जहाँ से प्रकरण है प्रथम अंक में ही, वहीं ये वाला अवधि दिखाई दे रहा है। शकार दौड़ रहा है वसंत सेना के पीछे पीछे और तब ये बोल रहा है। 58वां है, कौटिल्य अर्थशास्त्र से विनयाधिकरणे प्रकरणानाम समुचितः क्रमोस्ति। तो क्या क्रम जो है वो यहाँ पर अर्थशास्त्र में, देखो क्या प्रश्न पूछा है। नहीं व्यक्ति को याद रहता है, कितना भी याद करके जाए कई बार भूल जाते हैं, पर रटने पड़ेंगे अब आपको ये चीज़ें। विनयाधिकरण में जो 18 प्रकरण हैं उन सबको आपको याद करना पड़ेगा किस क्रम से हैं। DSSS भी पूछने कितने बजे चलती है? DSSS भी चलती है जी हमारी दिन में 1:30 बजे। आपका उत्तर जो है मैं इसमें क्रम से आपको नहीं लिख पाया, बता देता हूँ। विद्या समुद्देश, फिर वृद्ध संयोग, वृद्ध संयोग है, विद्या समुद्देश पहले पर है, फिर वृद्ध संयोग है, इंद्रिय जय जो है वो 3रे नंबर पर है, और उसके बाद है अमात्योत्पत्ति, अमात्योत्पत्ति 4 नंबर पर है, मंत्री पुरोहित जो है वो 5 नंबर पर है। ये क्रम है, ठीक है। तो ई जो है वो पहले नंबर पर कहाँ है? यहाँ है। बस इससे ही बात बन जाती है। ये सरल था, वैसे इस तरह से भी प्रश्न कई बार ठीक आ जाते हैं आपके। विद्या समुद्देश, फिर बी वृद्ध संयोग, ठीक है, फिर ए, ठीक है, बिल्कुल यही वाला उत्तर ठीक है आपका।
हाँ जी बिल्कुल, डी पर उत्तर आपका ठीक है। दश रूपकानुसारम फलार्थिभिः प्रारब्धस्य कार्यस्य कति अवस्थाः भवन्ति। चलिए 5 कार्य अवस्थाएं जो हैं वो पूछी गई हैं। अरे मैं बोल ही गया हूं। चलिए मैं बता देता हूँ, 5 ही है इसका। आपको उत्तर ये सबको ही पता होगा, सरल था ये तो। 59वां प्रश्न, आरंभ यत्न प्रत्याशा नियताप्ति फलागमः, ये आपको यहाँ पर 10 रूपक में मिलता है। ये 5 कार्य अवस्थाएं हैं। 60वां प्रश्न जो है आपका है, हाँ जी राजू जी बिल्कुल, आज का भी है, कल का भी है, परसों का भी है। 3 दिन इनकी वीडियो जो हैं वो पड़ी हुई हैं और महत्वपूर्ण है बहुत। 60वां प्रश्न है कि योग दर्शन व्यास भाष्यानुसारम समुचितम क्रमम चिनुत। क्या है ये, ये जो 5 चीजें दिख रही हैं इनमें से क्या चीजें हैं ये? चित्त वृत्ति, चित्त भूमिया, या फिर क्या चीजें हैं ये? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये क्रम है। और ये चित्त भूमिया है। 60 का बी कह रहे हैं आप। क्षिप्त पे आपका ए बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। लो जी, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः। 61वां प्रश्न है, वेदानाम अपौरुषेयत्वम अधोंकितेषु कुत्र वर्णितम। सरल प्रश्न, थोड़ा सा तेजी से बढ़ जाते हैं, समय भी होने वाला है। कल तो हमने समय का अतिक्रमण किया और क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा कठिन थे और मेरा उद्देश्य था कि आपको प्रश्न जल्दी से करा दिए जाएं। पर 3 दिन में पेपर होगा तो आपका एक ही पेपर ऐसा है, बाकी के पेपर इतने ऐसे नहीं लग रहे हैं मुझे। बौद्ध दर्शन में तो वेद के विषय में बात ही नहीं है, ठीक है जी। योग दर्शन में ईश्वर की चर्चा है, वेद की चर्चा नहीं है। सांख्य दर्शन में भी वेद की चर्चा नहीं है। मीमांसा दर्शन में वेद की चर्चा आती है। 61 का बी बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। और वहाँ अपौरुषेय कहा है वेदों को। पंक्ति नहीं लिख सका मैं, नहीं ढूंढ के लिख के लाने का विचार था, भूल गया हूँ मैं इसको। सुड़ नपुंसकस्य इति पाणिनि सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। 10 सेकंड में उत्तर आ जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न आ गया है। देखो महेंद्र जी, आप मेरा नाम ढूंढ लीजिएगा यूट्यूब पर तो मिल जाएगी। मैराथन करके ढूंढ लोगे DSSB संस्कृत, वहाँ मिल जाएगी। टीचर सड्डा आप जहाँ देख रहे हो यहीं प्लेलिस्ट खोलो, आप प्लेलिस्ट खोलो, DSSB की संस्कृत की प्लेलिस्ट आपको भी दिखाई देगी, सब कुछ मिलेगा वहाँ। तो 62 का डी, श्री सर्वनाम स्थानम और सुड़ नपुंसकस्य, ये जो आपके 5 प्रत्यय हैं, स्वादि पंच वचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानानि स्युः। कौन कौन से? सु, औ, जस, अम, औट, शस, ये आपके 5 प्रत्यय जो हैं इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। काल क्रम के अनुसार इनका ठीक ठीक लिखिएगा, इनका क्रम बताइएगा आप। एजुकेशन न्यूज़ हैं, CPS फर्नीचर हैं, नीतम राठी जी, क्या चाहते हैं वैसे आप लोग? एक एक टॉपिक को लेके प्रश्न कराया जाए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएं? आपको किस तरह से सुविधा है, अपनी रुचि के अनुसार बताइएगा। अभी तो मुझे कुछ तो पेपर ही कराने हैं क्योंकि पैटर्न बताना आवश्यक हो जाता है सबसे पहले। और अभ्यास 63 का A और C 2 उत्तर आ रहे हैं। A का मतलब है AD। अच्छा चलो पहले तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्कंद स्वामी का नाम आता है, उनके बाद दयानंद तो सबसे लास्ट में आ जाएंगे आपको। 1 3 ये 4 आ जाएंगे। तो C के सामने जो है C सबसे पहले कहाँ है? पहले तो ये देख लो, C तो यही है सबसे पहले, और तो कहीं है ही नहीं। तो ये तो उत्तर ही C हो जा रहा है। C उत्तर ठीक है जी आपका, इससे ठीक हो जाता है। और किसी एक का भी पता तो भी काम बन जाता है। उसके बाद जो है स्कंद के बाद उव्वट, उव्वट के बाद सायण, ये समय रह जाता है इनका। अर्थ संग्रह के अनुसार विधि जो है वो कितनी प्रकार की हैं?
आप लोग थोड़ा सा यदि प्रयास कर लें प्रचारित करने का, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक लग रही है तो। और क्या आपके सुझाव हैं हमारी कक्षा को लेकर के? तो विधि तो 4 प्रकार की होगी ना। 64 का सी उत्तर आपका आ गया होगा। बी कह रहे हैं 5 प्रकार की। विधि, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार और प्रयोग विधि 4 प्रकार की तो कही गई है भाई अर्थ संग्रह में। इसमें तो है ही नहीं कुछ। पीजीटी कौन सी की बात कर रहे हैं आप? सीपीएस फर्नीचर जी, कैसी तैयारी कह रहे हैं आप पीजीटी की? हमारी यूजीसी नेट की बात है। 4 प्रकार का है भैया, गलत मत करके आइएगा। उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि, ये 4 जो हैं यहाँ पर आपको विधि दिखाई देती हैं। हाँ बिल्कुल, 5 नहीं है, 4 विधियाँ हैं। ABCD का गलत मत कीजिएगा। वैशेषिक दर्शनानुसारम निम्नांकितानां समुचितः क्रमः अस्ति। लो भैया, सरल प्रश्न आ गया है बिल्कुल। ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं, मैं इनका सबका व्याख्यान भी करने को विचार है मेरा बिल्कुल। कुछ प्रश्न जैसा जैसा पेपर रहता है, जो जो प्रसंग आता जाता है, प्रयास रहता है कि उसकी उत्तर विस्तार से दे दिया जाए, पर समय का ध्यान रखते हुए कुछ प्रश्नों को इसलिए जो है, जैसे मैंने विधि वाले प्रश्न पर 4 विधियों की परिभाषा नहीं दी, क्योंकि जहाँ कहीं एक प्रश्न और आगे आएगा वहाँ इसको विस्तार से समझा देंगे। हर पेपर में कोई ना कोई विधि पूछी जाती है, इसलिए छोड़ दिया है। और क्रम जो है ये भाष्यकारों का एक इस पर विशेष जो किसी दिन रख लेंगे इसको, वो भी बताएंगे वहाँ पर। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्था वैशेषिक दर्शन में ऐसा कहा गया है। तर्क भाषा में आप, तर्क संग्रह में आप पढ़ते होंगे, द्रव्य गुण कर्म। तो द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, कर्म आ जाता है 1 नंबर पर। द्रव्य गुण कर्म सामान्य 2, विशेष 3, समवाय 4, अभाव 5। तो आप देख लीजिए सी पहले नंबर पर है, यहाँ भी है, बस यही है। लो जी, हो गया काम, झंझट ही खत्म है। लेकिन फिर भी बाकी भी मैच कर लेना चाहिए। द्रव्य के बाद आपका दूसरे नंबर पर आ रहा था डी, आ रहा है भैया, ठीक है। उत्तर आपका बी आना चाहिए था, कैसे गड़बड़ आ गया भाई? 65वें प्रश्न का उत्तर ए कैसे दे रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, सरल प्रश्न था इसका, तो उत्तर गलत होना नहीं चाहिए था। तर्क संग्रह के अनुसार वाक्यार्थ ज्ञाने अग्निना सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम। अग्निना सिंचति या अग्निना सिंचेत, अग्नि से सिंचन करे, ये वाक्य प्रमाण नहीं है। क्यों? इसमें क्या कमी है? योग्यता, सन्निधि, आकांक्षा, क्या? सान्निध्याभावात् आकांक्षा, पदानाम अविलंबेन उच्चारण अभावात्। तो इसमें आपको देखो क्या है, अविलंब उच्चारण नहीं हो रहा है, अविलंब उच्चारण अभाव मतलब शीघ्र उच्चारण का अभाव। तो ये तो है ही नहीं, एकदम उच्चारण हो रहा है, गलत हो जाता है। और सन्निधि भी है पदों की, ऐसा भी नहीं है कि अग्नि ना आज कहा सन्निधि कल कह दिया। भूत कह रहा है शराबी भूत हूँ, मुझे शराब ला करके दो। लो इसको शराब दे देते हैं पहले भाई। ऐसे व्यक्ति का तो तुरंत उपाय करना चाहिए बिना किसी विलंब के। आज के बाद ये यहाँ के शराब नहीं मांगेगा भूत, ठीक है जी। तो यहाँ पर योग्यता का अभाव दिखाई देता है आपको। अग्नि का और सिंचन का योग्यता आपस में नहीं बनती है। सन्निधि भी है, आकांक्षा भी है, सब कुछ है बाकी, और योग्यता नहीं है। वन्निना सिंचेत, वन्नी तो जलाने का काम करती है। 66 का ए उत्तर आप लोगों में से आएगा किसी का? योग्यता जो है वो ए उत्तर विरहात होना चाहिए। सांख्य कारिका के अनुसार प्रत्यय सर्ग इत्यस्य को अर्थ, अरे लिखा हुआ है देखो, प्रत्यय बुद्धि तस्य सर्ग कार्यम।
प्रत्यय सर्गः। ठीक है जी, आगे बढ़े। इंद्र सूक्त पूछ लिया है। इंद्र सूक्ते चतुर्थे मंत्रे प्राप्तस्य दासम वर्णम इत्यस्य सायण भाष्यानुसारम अधोलिखितेषु कतमः अर्थः अस्ति। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और यही पूछा गया है इसमें पहले भी कि दास जो है इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर दास वर्णम, दासम वर्णम जो है इसका किसके लिए कहा गया है। ये कृष्ण वर्ण के लिए कहा, दुष्ट वर्ण के लिए कहा, शूद्रादिक के लिए कहा या अंत्य वर्ण के लिए कहा। सायण भाष्य में इसको शूद्र के लिए ही माना है। शूद्राधिकम दासम वर्णम शूद्राधिकम ये नेमा विश्वाच्यवना कृतानि यो दासम वर्णम अधरम गुहाकः श्वग्नीव यो जिगीवान लक्ष्म आददर्यः पुष्टानि स जना से इंद्र। तो इसमें जो है दासम वर्णम शूद्र के लिए कहा गया है इस वाले मंत्र में। ब्राह्मी लिपि, इनमें से ब्राह्मी लिपि की उद्भव सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जो है वो विदेशी नहीं है। नास्ति पूछा है भैया, ध्यान देना। कभी कभी जो है अस्ति और नास्ति पढ़ने में भी गड़बड़ हो जाती है। तो विदेशी सिद्धांत है, फोनिशियन या फिनिशियन कुछ भी कहें, ये भी विदेशी सिद्धांत है कि ब्राह्मी जो है वो उससे उत्पत्ति हुई है। द्रविड़ जो है, द्रविड़ तो यहीं के लोग थे, द्रविड़ से, और यहीं की भाषा है द्रविड़ भाषा, उससे उद्भव हुआ है ऐसा मानते हैं। तो ये तो विदेशी है ही नहीं, यही उत्तर हो जाता है। बाकी दक्षिणी सामी लिपि और उत्तरी सामी लिपि दोनों ही विदेशी भाषाएं हैं, उनसे उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है, दोनों ही बाह्य सिद्धांत हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ठीक उत्तर आपका हो जाता है बी, 69 का बी। उत्तर देने वाले प्रिया जी का उत्तर ठीक है, अनु जी का ठीक है। 70वां प्रश्न आ रहा है। कथन द्वयम अधोलिखितम एकम अधोलिखितम तत्र एकम अभिकथनम। अभिकथनम क्या है? अपरम च तस्य कारणम। अरे यार, अभिकथनम ए अपरम च तस्य कारणम आर इति, तो इसमें से बताना है। फिर अभिकथन कारणम आश्रित्य समुचितम विकल्पम चिनुत। तो यहाँ ए बताया गया है, अभिकथन है। उत्पत्ति परिपूताया किमस्याह पावनांतर ही, देखो वहां से पूछ लिया है उत्तर रामचरितम से। उत्पत्ति परिपूताया किमस्याह पावनांतर ही, और इसका कारण दिया गया है तीर्थोदकम च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः, शुद्धिम अर्हतः। लो जी, तो इसमें कह रहे हैं ए और आर जो हैं दोनों ही असत्य हैं, ए और आर दोनों ही सत्य हैं, और ए इसकी आर समुचित कारण है। बी ये कह रहा है, सी कह रहा है ए आर दोनों ही सत्य हैं, पर ए का आर जो है वो ठीक कारण नहीं है, ए आर दोनों ही असत्य हैं। ए सत्य है, आर असत्य है। इस तरह के प्रश्न भी अक्सर आते ही हैं। तो इसका जो उत्तर है आपको दिख ही रहा है, वैसे ही श्लोक है, याद भी होगा अक्सर आप लोगों को। सीता के विषय में कह रहे हैं राम, उत्पत्ति परिपूताया, जो उत्पत्ति से ही परिपूत है, पवित्र है। किमस्याह पावनांतर ही, पावन करने वाले अन्य चीज़ों से इसका क्या पावन करेंगे हम, क्या देखेंगे। तीर्थोदकम च वह्निश्च, तीर्थों का जल और अग्नि, ना अन्यतः शुद्धिम अर्हतः, किसी और से शुद्धि की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सामान्य अर्थांतरान्यास अलंकार है वैसे, तो इसका समर्थन किया जा रहा है इस उक्ति से, सामान्य उक्ति से विशेष का। ठीक है जी, कारण भी दिया जा रहा है, ये कारण है ही इसका, दोनों ही, एक तो दोनों ही सत्य हैं घटनाएं, और एक से दूसरे का समर्थन किया जा रहा है। तो आर जो है वो एका ठीक कारण है। समुचितम कारणमस्ति सत्यमस्ति उभयम। बी उत्तर आपका ठीक हो जाता है, 70 का बी। तो ये तो रही आज की कक्षा में, 70 प्रश्न तक पहुँचे। कल पूरा करेंगे, कल प्रयास करेंगे आपको थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ने का। हमारी कक्षा में संख्या कम हो रही है, इससे उत्साह भी थोड़ा सा कम रहता है। संख्या बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। शुक्ला, ये आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, आपको मैंने अभी कोड बताया था, कोड आपके सामने है ही, DS169 आप ले सकते हैं इसको। जो लोग तैयारी कर रहे हैं DSSB की, 170 रुपये में लगभग आपको ये मिल जाता है। UGC नेट पेपर की तैयारी करेंगे तो हमारे साथ आपको लगभग 2500 रुपये में 75 से 90 घंटे के बीच का समय कहीं का रहेगा इसका।
3 घंटे प्रतिदिन की कक्षा हमारी चलेगी। इसमें 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम आप ले सकते हैं इसको। 30 अगस्त से बैच आरंभ हो जाएगा और पूरा सितंबर जो है उसमें तैयारी पूरी करा दी जाएगी आपकी। ये केवल प्रश्नों का केवल खाली प्रश्न नहीं है, विषय से पेपर नहीं कराएंगे, पेपर यहाँ कराएंगे, वहाँ प्रश्न लेकर के आएंगे, उनका अध्ययन अध्याय के अनुसार से एक विषय को लेकर के प्रश्न आएगा, फिर उनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो ये पढ़ाने का तरीका रहेगा यूजीसी नेट का हमारा। और इसी के साथ साथ जो आपके हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम आ रहे हैं, यूपी में आ रहा है अभी, और इसी के साथ राजस्थान में भरा होगा आप लोगों ने, वहाँ भी है, आ रहा है परीक्षा, उत्तराखंड में आने वाली है। तो 1 वर्ष की वैलिडिटी है अभी संस्कृत सप्ताह महोत्सव में, डबल वैलिडिटी आपके पास है। Y321 कोड यूज़ करेंगे तो 2500 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर की क्लास कब होगी? फर्स्ट पेपर का भी जो है क्लास 23 से शुरू होनी थी, लेकिन दोनों का ही, क्योंकि बीच में मैं भी अवकाश पर रहा और हम पूरा इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सके, लेकिन मेरे ही कारण से विशेष ये गड़बड़ हो गई है। नहीं तो 23 तारीख को आरंभ हो जाता बैच हमारा, पर अब ये 30 तारीख का समय इसका निश्चित किया गया है। 30 तारीख को बैच होगा दोनों ही। और पेपर 1 की क्लास दिन में होती है, पेपर 1 की क्लास वहाँ ले सकते हैं आप, ऑफिस से ही रहता है, मैडम क्लास लेती है, मीनाक्षी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनके साथ तैयारी कीजिए। पीजीटी कौन सा पूछ रहे हैं आप? मुझे नहीं समझ में आया, पीजीटी की परीक्षा कौन सी वाले की बात कर रहे हैं आप? यूपी में तो पीजीटी की परीक्षा हो गई है, अभी उड़ीसा में वैकेंसी आई हुई है टीजीटी की। और कौन सा पीजीटी की बात कर रहे हैं भाई? दिल्ली का हो गया, यूपी का हो गया, बताएं आप। मेल कर सकते हैं आप, मेरा मेल आईडी जो है वो इसमें रहता है वीडियो में, आप यहाँ से मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न रहता है, आपका कोई सुझाव हो, हम उसके लिए तैयार हैं, आप अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर कल मिलेंगे यहीं, और कल ये पेपर पूरा हो जाएगा। इसके साथ कुछ एक प्रश्न ऐसे लेकर के आने का मन है, अगर समय रहेगा कल थोड़ा सा समय बढ़ा भी लेंगे भले ही, पर कुछ अच्छा लेकर के आने का विचार है कल आपके लिए, ऐसा जो इस बार आपका प्रश्न ठीक करा के आए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे आपके। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।